हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीपीसी को डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगर आप सीपीसी को ज़ीरो से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 के सेक्शन 9 से 14 तक डिटेल में समझने वाले हैं और ये प्रोविजन सूट्स इन जनरल का फाउंडेशन है। तो सबसे पहले एक छोटा सा सवाल सोचिए, जैसे अगर दो लोगों के बीच प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट हो जाए या फिर इनहेरिटेंस का इशू हो जाए तो सबसे पहला सवाल क्या होगा? तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि क्या हर डिस्प्यूट लेकर हम सिविल कोर्ट जा सकते हैं, और या फिर अगर किसी मैटर का डिसीजन पहले ही आ चुका है तो क्या उसी मैटर पर दोबारा सूट फाइल किया जा सकता है, और अगर जजमेंट किसी फॉरेन कंट्री की कोर्ट ने दी है तो क्या इंडिया के कोर्ट उस जजमेंट को मानेगी? इन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देता है सीपीसी सेक्शन 9 से 14 में मिलता है। इसीलिए ये प्रोविजन सिविल प्रोसीड्यूर कोड का फाउंडेशन माना जाता है। इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर ज़रूर हो जाएगा कि सिविल कोर्ट किस सूट को एंटरटेन करता है, कब सूट स्टे होता है या रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है, और क्या एक ही मैटर पर दोबारा सूट फाइल किया जा सकता है। तो चलिए इन सभी सवाल को लेके हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 9 से। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर पर। ये सीपीसी का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है, क्योंकि इसी सेक्शन से सिविल कोड की जुरिस्डिक्शन स्टार्ट होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में ये समझे कि सेक्शन 9 ये कहता है कि सिविल कोर्ट हर सिविल डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा जब तक किसी स्पेशल लॉ ने उस मैटर को किसी और अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल को डिसाइड करने के लिए ना दे दिया हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर दो लोगों के बीच कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट है तो ये सब सिविल कोड के मैटर्स है और सिविल कोड इन सभी मैटर्स को हैंडल भी करेगी। लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए लॉ पहले से ही कोई स्पेशल अथॉरिटी बना देता है। ऐसे केसेस में सिविल कोड इंटरफेयर नहीं कर सकती और वो मैटर उसी अथॉरिटी के पास जाता है। इसीलिए सेक्शन 9 का मेन ऑब्जेक्टिव ये बताना है कि सिविल कोड ही ऑर्डिनरी कोड है जो सिविल डिस्प्यूट को डिसाइड करता है और सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही उसकी जुरिस्डिक्शन को लॉ के थ्रू रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। अब जब हमें ये समझ आ गया कि सिविल कोड किस टाइप के सूट को हैंडल कर सकती है, तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर एक ही डिस्प्यूट पर दो कोर्ट में सूट फाइल किया जाए तो क्या होगा? इसी का आंसर हमें सेक्शन 10 देता है। तो चलो अब हम आते हैं सेक्शन 10 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर, जिसे स्टे ऑफ सूट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि सेक्शन 10 का पर्पस क्या है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही डिस्प्यूट को लेकर अलग अलग कोर्ट में सूट फाइल कर दिया जाता है। अगर दोनों कोर्ट में एक ही मैटर पर साथ में ट्रायल शुरू कर दे तो हो सकता है दोनों कोर्ट का जजमेंट अलग अलग आ जाए। इससे कंफ्यूजन भी होगा और जुडिशियल टाइम भी वेस्ट होगा। इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए सेक्शन 10 को इंट्रोड्यूस किया गया। सेक्शन 10 ये कहता है कि अगर सेम पार्टीज के बीच सेम मैटर और सेम इशू पर पहले से एक सूट किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग है तो उसी मैटर पर बाद में फाइल की गई सूट का ट्रायल टेम्पररी रोक दिया जाएगा। इसी को स्टे ऑफ सूट भी कहते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सेक्शन 10 में सूट डिसमिस नहीं होता, सिर्फ उसका ट्रायल स्टे यानी टेम्पररी रोक दिया जाता है। जैसे ही पहले वाले सूट का डिसीजन आ जाता है तो ज़रूरत पड़ने पर आगे की प्रोसीडिंग कंटिन्यू हो सकती है। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सोचो राहुल और मोहन के बीच दिल्ली कोर्ट में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पहले से चल रहा है। इसी प्रॉपर्टी और इसी इशू को लेकर राहुल मुंबई कोर्ट में एक और सूट फाइल कर देता है। ऐसे सिचुएशन में मुंबई कोर्ट सेक्शन 10 अप्लाई करेगा और दूसरे सूट का ट्रायल रोक दिया जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 11 पे, जो सीपीसी का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन में से एक है। इस सेक्शन को
डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में रेस जुडिकाटा का मतलब ये है कि जिस मैटर का फाइनल डिसीजन एक कॉम्पिटेंट कोर्ट पहले ही दे चुका है, उसी मैटर पर वही पार्टीज दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते। इस रूल का पर्पस एक ही है कि एक ही डिस्प्यूट बार बार कोर्ट में ना लाया जाए। अगर ऐसा अलाउ भी कर दिया गया तो केसेस कभी खत्म ही नहीं होंगे और कोर्ट पर अननेसेसरी बर्डन भी बढ़ जाएगा। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। वही राहुल और मोहन का केस ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए राहुल और मोहन के बीच प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। कोर्ट ने पूरा ट्रायल किया और फाइनल जजमेंट भी दे दिया कि प्रॉपर्टी राहुल की है। अब मोहन वही प्रॉपर्टी और वही इश्यूज को लेकर दोबारा सिविल कोर्ट में नया सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि इस मैटर का डिसीजन पहले ही हो चुका है। इसीलिए सेक्शन 11 का मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन। मतलब एक बार कोर्ट फाइनल डिसीजन दे दे तो उस डिस्प्यूट को बार बार चैलेंज करके जुडिशियल टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता। अब हम आते हैं सेक्शन 13 पर, जो बात करता है फॉरेन जजमेंट पर। तो सिंपल लैंग्वेज में समझता है, फॉरेन जजमेंट का मतलब है ऐसा जजमेंट जो इंडिया के बाहर किसी फॉरेन कोर्ट ने दिया हो। तो अब सवाल ये है कि क्या इंडिया की कोर्ट हर फॉरेन जजमेंट को ऑटोमेटिकली मान लेती है? तो जवाब है नहीं। सेक्शन 13 कहता है कि जनरली फॉरेन जजमेंट इंडिया में वैलिड और कंक्लूसिव मानी जाएगी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो लॉ के अकॉर्डिंग पास हुई हो। अगर जजमेंट फ्रॉड से ली गई हो, नेचुरल जस्टिस फॉलो ना की गई हो या कॉम्पिटेंट कोर्ट ने जजमेंट ना दिया हो, तो इंडियन कोर्ट उस जजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए सेक्शन 13 का मेन ऑब्जेक्टिव ये डिसाइड करना है कि कौन सी फॉरेन जजमेंट इंडिया में वैलिड होगी और कौन सी नहीं। अब बात करते हैं सेक्शन 14 की, जो बात करता है प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। सेक्शन 14 सेक्शन 13 का कंटिन्यूएशन है। ये सेक्शन कहता है कि जब किसी फॉरेन कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी इंडियन कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की जाती है, तो कोर्ट इनिशियली वो प्रिज्यूम करती है कि वो जजमेंट कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ही पास की है। लेकिन ये प्रिजम्पशन एब्सोल्यूट नहीं होती। अगर ऑपोजिट पार्टी प्रूव कर दे कि फॉरेन कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं थी या जजमेंट लीगल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड नहीं करती, तो ये प्रिजम्पशन टूट सकती है। तो सिंपल लैंग्वेज में सेक्शन 13 बताता है कि फॉरेन जजमेंट कब वैलिड होगी और सेक्शन 14 बताता है कि कोर्ट उस जजमेंट को शुरुआत में जेन्युइन मानेगी जब तक उसका कंट्रारी प्रूव ना हो जाए। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने सीपीसी के सेक्शन 9 से 14 तक डिटेल में समझा। मुझे उम्मीद है कि अब ये कंसेप्ट आपको पहले से काफी ज्यादा क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्त के साथ शेयर करिए। और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो या फिर जुडिशियरी, एलएलबी, एआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीपीसी के नेक्स्ट प्रोविजंस को इसी तरह सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सो थैंक यू so much for watching. See you in the next video. Till then, keep learning, keep growing.